सो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन एंड ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। सो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया इज अ फैसिनेटिंग जर्नी फ्रॉम मास्टर सर्वेंट mindset of British Raj to the robust legal framework we have today. It wasn't just about economics, it was deeply intertwined with the independence movement. मतलब जो ट्रेड यूनियन की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्ट्री है और वो मास्टर सर्वेंट के माइंडसेट जो ब्रिटिश राज में था उसको बहुत ही अलग तरीके से डिफाइन करती है। और इट वॉजंट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, मतलब ये सिर्फ पैसों से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट से भी बहुत सारा वास्ता रखती। तो हियर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एंड इट्स लीगल बैकिंग इन इंडिया। तो सबसे पहले ये फेजेस में डिवाइड है। सबसे पहली फेज आती है अर्ली फेज, उसके बाद आती फॉर्मेटिव स्टेज, देन आता लेजिस्लेटिव माइलस्टोन एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड एक्सपांशन। तो सबसे पहले अपने को देखना है द अर्ली फेज। इन द लेट 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन हिट इंडिया, मोस्टली टेक्सटाइल्स एंड जूट। मतलब लेट 19th सेंचुरी मतलब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि 19th सेंचुरी मतलब क्या, कौन सा पीरियड, 1900 से लेके 2000 तक क्या, कि 1800 से लेके 1900 तक का। तो ये आता 1800 से लेके 1900 तक का पीरियड, उसको बोलते हैं 19th सेंचुरी। द इंडस्ट्रियलाइजेशन हिट इंडिया मोस्टली टेक्सटाइल्स एंड जूट। मतलब 19th सेंचुरी के आखिर आखिर में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी इंडिया में, और ज़्यादातर टेक्सटाइल एंड जूट की कंपनीज वगैरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी। वर्किंग कंडीशंस वेर फ्रैंकली अपेलिंग, 14 आवर्स अ डे, नो हॉलीडेज एंड चाइल्ड लेबर। मतलब उस समय ऐसा अत्याचार होता था कि वर्कर को दिन में 14 घंटे काम करना पड़ता था, उनको छुट्टी भी नहीं मिलती थी और चाइल्ड लेबर भी होता था। 1875 सरोबजी शपूरजी बेंगाली स्टार्टेड द फर्स्ट प्रोटेस्ट फॉर बेटर कंडीशंस। मतलब ये जो नाम दिया है उन्होंने 1875 में फर्स्ट प्रोटेस्ट चालू करा, हाँ, मतलब वर्कर की कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए। देन 1890 एन एम लोखंडे फॉर्म द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। मतलब सबसे पहली एसोसिएशन इंडिया में 1890 में चालू हुई, वो भी एन एम लोखंडे जी ने करी। उसका नाम रखा उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। इट वॉजंट अ यूनियन इन द लीगल सेंस, वो यूनियन नहीं थी एक्चुअल में। मतलब उसकी मेंबर्स की लिस्ट नहीं थी, ना उस यूनियन के पास कुछ पैसा था उनके पास, बट इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज बॉडी टू पिटिशन द गवर्नमेंट। बट ये इंडिया की सबसे पहली ऑर्गेनाइज बॉडी थी कि जो गवर्नमेंट पे केस कर रही थी, या उनको मतलब ब्रिटिशर जो थे उन पे केस कर रही थी कि ये वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर को, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये हो गया अर्ली फेज प्री 1918। देन formative stage 1918 to 1926. The post World War First inflation and the success of Russian evolution triggered a surge in worker consciousness. मतलब जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गया उसके बाद जो इन्फ्लेशन आया एंड जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसके सक्सेस मिलने के कारण इंडिया में जो वर्कर था उनका कॉन्शियसनेस में मतलब ट्रिगर कर गया उनको, कि उनको भी अपने राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत जागरूक होना पड़ेगा, ऐसा उनके ध्यान में आया। तो 1918 BP Wadia formed the Madras Labour Union, considered the first modern trade union in India. मतलब 1918 में बीपी वाडिया नाम से एक व्यक्ति था, उसने मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म करी और उसी को ही फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया बोला जाता। 1920 द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस was formed with Lala Lajpat Rai as its first president. This gave the movement a national platform. मतलब 1920 में सबसे पहली ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये जो थी ये सिर्फ मद्रास के लिए स्पेसिफिक थी, लेकिन ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म हुई जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। फिर इसने नेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया एक ट्रेड यूनियन के लिए। देन आर द लीगल टर्निंग पॉइंट द बकिंगम मिल केस 1921। द मद्रास हाई कोर्ट ग्रांटेड एन इंजंक्शन against the Madras Labour Union, treating union activities as conspiracy to interfere with trade. This highlighted a massive legal gap. Workers could be sued for simply organizing a strike. This outcry eventually led to first major piece of legislation. मतलब 1921 में बकिंगम मिल केस हुई, तो उसमें क्या करा, ये जो यूनियन थी मद्रास वाली, मद्रास लेबर यूनियन, इन्होंने कुछ तो भी स्ट्राइक वगैरह करी,
तो फिर मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये उनकी स्ट्राइक या मतलब वो जो भी कर रहे हैं वो इंटरफेयर कर रहे ट्रेड के बीच में, और उनके ऊपर दावा ठोका जा सकता है ये स्ट्राइक वगैरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो इसकी वजह से सबसे पहला जो मेजर पीस ऑफ लेजिस्लेशन था ट्रेड यूनियन का वो बना। देन आता लेजिस्लेटिव माइलस्टोन 1926 to 1947। The government finally stepped in to provide legal protection। सो इस पीरियड में फाइनली गवर्नमेंट ने लीगल प्रोटेक्शन वर्कर्स के लिए या ट्रेड यूनियन के लिए देने को शुरुआत करी, या मतलब कदम रख दिया उसके तरफ। ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। फिर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अस्तित्व में आया। दिस रिमेन्स द बेडरॉक ऑफ यूनियन लॉ। इट प्रोवाइडेड, सो द लीगल स्टेटस प्रोवाइड करता, एक मिनट, इट प्रोवाइडेड लीगल स्टेटस, इम्यूनिटी, रजिस्ट्रेशन। सो सबसे पहले जो यूनियंस थे उनको एक कॉरपोरेट बॉडीज का ये दिया गया, मतलब पोजीशन दी गई, लीगल स्टेटस दिया गया। देन इम्यूनिटी, क्रूशियली इट ग्रांटेड यूनियन लीडर्स इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर लेजिटिमेट ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज लाइक स्ट्राइक। मतलब उनको फिर कुछ इम्यूनिटीज दी गई, जैसे उनको सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी से इम्यूनिटी दी गई कि अगर उन्होंने लीगल स्ट्राइक्स वगैरह करी तो उनको वो माफ़ है, मतलब इम्यून है, वो स्ट्राइक वगैरह कर सकते लेकिन लीगली, मतलब नोटिस वगैरह दे के पहले से। देन रजिस्ट्रेशन, एनी सेवर और मोर मेंबर्स कुड फॉर्म अ यूनियन। मतलब 7 या 7 से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 7 लोग होना ही किसी भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड करने के लिए। 7 से ज़्यादा कितने भी रह सकते। सो ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में दिया गया। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड एक्सपांशन। आफ्टर 1947 द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम एजिटेशन टू रेगुलेशन। तो फिर उनका फोकस अभी रेगुलेशन पे आ गया। सो रेगुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का ये हुआ, मतलब बनाया गया। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ फॉर इंडस्ट्रियल पीस। इट इंट्रोड्यूस मशीनरी for settling disputes like conciliation, arbitration, and adjudication, and laid down rules for strikes and lockouts. सो 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया। उसके अंदर जो भी डिस्प्यूट होते थे इंडस्ट्रीज़ के बीच में, वर्कर और कैपिटलिस्ट या इसके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, तो उनको सॉल्व करने के लिए कुछ मशीनरीज डिस्क्राइब करी गई, जैसे कि कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट प्रोसीजर, मतलब पूरा दोनों पार्टी का सुन के एक जज डिसीजन देगा। सो देन उसके बाद कुछ रूल्स भी बनाए गए उनके स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स वगैरह के लिए। तो स्ट्राइक मतलब आपको पता ही है कि ये लोग धरना देते बैठ जाते फैक्ट्री के बाहर काम बंद करके, या फिर लॉकआउट मतलब ये रहता कि ये एम्प्लॉयर के पास राइट रहता है। एम्प्लॉयर क्या कर सकता, अगर उसको कभी बहुत परेशान करा वर्कर ने तो वो क्या करेगा, ताला मार देगा फैक्ट्री को और चले जाएंगे किधर तो भी, और फिर बैठो फिर तुम, ऐसा। तो वो भी अपन डिटेल में देखने वाले हैं आगे। देन फ्रैगमेंटेशन, यूनियंस बिकेम हेवीली टाइड टू पॉलिटिकल पार्टीज। INTUC for Congress, BMS for BJP RSS, CITU for CPM. While this gave unions political power, it also led into inter-union rivalry. मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी यूनियन बनी और वो यूनियन मोस्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती थी। जैसे ये इधर दिया है उन्होंने, कांग्रेस, बीजेपी या CPM को, CITU कौन से पार्टी, मतलब इनका लॉन्ग फॉर्म होगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सो ये यूनियन नेम है और ये कौन से पार्टी को बिलोंग करते ये दिया उन्होंने। तो उससे क्या हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अभी यूनियन के मैटर में इंटरफेयर करना चालू कर दी और उनको पॉलिटिकल पावर भी मिल गई फिर यूनियन वालों को। लेकिन इससे क्या हो गया कि इंटर यूनियन राइवलरी क्रिएट हो गई। मतलब मैं एग्जांपल देता कि एक फैक्ट्री है, उसमें 100 वर्कर है, 25 बीजेपी के फॉलोअर, 25 कांग्रेस के, 25 राष्ट्रवादी, 25 आम आदमी पार्टी। सो एक ही फैक्ट्री के अंदर इतने सारे यूनियन हो गए और उनके बीच में राइवलरी चालू हो गई। मेन उद्देश्य क्या था ट्रेड यूनियन बनाने का, कि एक ही ट्रेड यूनियन होना पूरी फैक्ट्री की, जो वर्कर को रिप्रेजेंट करे और उनके जो भी तकलीफ वगैरह है वो मालक को जाके बताए और सॉल्व करने की कोशिश करे। बट इधर क्या हो गया, ज़्यादा मतलब इतने सारे ट्रेड यूनियन बन गए कि उनमें ही इंटर यूनियन राइवलरी स्टार्ट हो गई। देन आता मॉडर्न इरा, 4 लेबर कोड्स, जो कि 2020 प्रेजेंट में बने। इसमें क्या करा अपने गवर्नमेंट ने, जो लेबर के लिए बहुत सारे एक्ट है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसके बाद एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन, हाँ वो एक ही है वो। देन ये अपना मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, और बहुत से लॉस थे लेबर के लिए। तो उन्होंने उसको बस एक कोड में एक ऐसा मतलब कंबाइन करा।
तो अभी देखते हैं अपन। इन अ मूव सिंपली द जंगल ऑफ लॉस द इंडियन गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड 29 सेंट्रल लेबर लॉस इनटू 4 लेबर कोड्स। मतलब जो 29 लॉस थे उनको कंबाइन करके एक 4 लेबर कोड इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करा 2020 में। The Industrial Relation Code 2020 replaced the Trade Union Act 1926 and the Industrial Dispute Act 1947 and the Standing Orders Act. सो ये जो अभी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 आया उसने इन तीनों एक्ट को रिप्लेस कर दिया। तो सबसे पहले की फीचर देखते हैं और चेंज क्या हो गया, चेंज अंडर 2020 कोड। सो की फीचर, negotiating union. In establishment with multiple unions, the one with more than 51% membership is sole negotiating union. मतलब कैसा रहता, एक फैक्ट्री रहती फॉर एग्जांपल, उसमें क्या होता कि बहुत सारी यूनियन, अपन ने पहले भी एग्जांपल देखा, तो क्या होता कि मालक, सपोज 15 यूनियन है एक फैक्ट्री में, तो मालक 15 लोगों का, मतलब 15 लोग अगर उनकी प्रॉब्लम्स बताए तो वो समझ में नहीं आएंगे मालक को, क्योंकि वो 15 के 15 एक साथ बोल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता कि इधर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि जिनकी मेंबरशिप 51% से ज़्यादा होंगी, जिस भी ट्रेड यूनियन की, वो 15 में से जिसकी भी ज़्यादा होंगी, तो वही निगोशिएट कर पाएंगी मालक से, ऐसा उन्होंने बोला है। देन स्ट्राइक नोटिस, ऑल इंडस्ट्रियल establishments now require 14-day notice before a strike. Previously only public utility required this. मतलब अभी जितने भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब फैक्ट्रीज, हाँ बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं। सो जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है, ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, उनको अभी अगर उनके वर्कर को कोई स्ट्राइक करनी है तो 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा स्ट्राइक का, कि हम 14 दिन बाद स्ट्राइक करने वाले हैं। एंड ये प्रीवियसली क्या था, ये सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी में ही होता था कि 14 डेज की नोटिस दे दो भाई, बाकी इंडस्ट्री में कभी भी कर सकते थे तुम। लेकिन पब्लिक यूटिलिटीज़ मतलब जो अपने गवर्नमेंट के मोस्टली, जैसे रेलवेज वगैरह में, रेलवे में अगर उनको स्ट्राइक करना हो तो 14 डेज अर्लियर नोटिस देना पड़ता था, लेकिन अब ये सबको लागू हो गया। देन लास्ट आता फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एम्प्लॉयर्स बट ग्रांट्स वर्कर्स सिमिलर बेनिफिट्स एज परमानेंट स्टाफ। मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, एक फिक्स पीरियड कर दिया गया एम्प्लॉयमेंट का, सो उसमें एम्प्लॉयर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी गई, बट उसी हिसाब से वर्कर को भी एक परमानेंट स्टाफ की तरह, मतलब सपोज करो एक वर्कर आया काम को और उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पे उसको एम्प्लॉयर को रखना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयर क्या करता है कि 1 साल के लिए भाई तू रहेगा, मतलब अभी 1 साल के लिए वो वर्कर को परमानेंट स्टाफ जैसा, मतलब वो परमानेंट हो गया 1 साल के लिए, कि 1 साल में उसको निकाल नहीं सकते। और फिर एम्प्लॉयर को कैसे बेनिफिट हुआ, तो एम्प्लॉयर को ऐसे बेनिफिट हुआ कि 1 साल में उसको निकाल तो नहीं सकते, लेकिन 1 साल के बाद एम्प्लॉयर को लगा कि यार इसको नहीं रख के दूसरे को लेते, तो उसको निकाल सकते ना। मतलब एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई फिक्स टर्म रहने के कारण, क्योंकि पहले ही जब उसको रखा था उसको बोला गया था भाई तो 1 साल के लिए ही है, ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको। सो लास्ट में है समरी, द ट्रैजेक्टरी हैज मूव्ड फ्रॉम सपरेशन to protection, then to regulation, and finally toward consolidation. A quick note on terminology. While the 1926 Act gave unions the right to exist, it didn't strictly mandate recognition by employers. That was often left to state laws like Maharashtra MRTU and PULP Act in Maharashtra until the newer courts attempted to standardize it. वैसा ही जो मैंने आपको बोला ना कि भले ही ट्रेड यूनियन एक्ट राइट देता है ट्रेड यूनियन को एग्जिस्ट होने का, बट उनको रिकॉग्नाइज करने का राइट नहीं देता ट्रेड यूनियन। जैसा कि मैंने बोला 15 ट्रेड यूनियन थी, लेकिन सबको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इनमें से जो सबसे ये होंगे, मतलब अभी तो अपने देखा 51% से ज़्यादा मेंबरशिप होना, लेकिन इनमें से जिसके पास ज़्यादा मेंबर्स है उसको ही रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन करके एम्प्लॉयर के द्वारा घोषित किया जाएगा, भले ही 15 यूनियन हो उधर। सो ये हो गया अपना हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।